धनबाद सर्किट हाउस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की पीसी। कोयला माफियाओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा 500 से 1000 तक अवैध कोयला भेजे जा रहे बाहर। सूर्या हंसा की फर्जी एनकाउंटर पर सवाल, राज्यपाल से मुलाकात कर जांच की मांग। सूर्या हंसा को बताया सामाजिक कार्यकर्ता। शिवलीबाड़ी में आंगनबाड़ी भवन निर्माण पर विवाद पर बीडीओ मधु कुमारी ने किया निरीक्षण। बीडीओ निरीक्षण में बोले ग्रामीणों को नहीं कोई आपत्ति। झारखंड सरकार ने रांची में कार्यक्रम किया आयोजित, शिखा जैन को नियुक्ति पत्र किया प्रदान। 7 साल की उम्र में बम विस्फोट घटना से हो गई थी बेटियां। रामगढ़ में पटना मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत। घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धनबाद के सर्किट हाउस में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामकनाली खदान हादसे पर गंभीर सवाल उठाए हैं और आपको बताते चलें कि उन्होंने इसे कृत्रिम आपदा बताया है। मरांडी ने भी कोयला माफियाओं और जिला प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाया, चेतावनी दी है यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले समय में बीजेपी आंदोलन करेगी। उन्होंने रामकनाली खदान हादसे में मारे गए 7 लोगों की मौत को प्राकृतिक आपदा मानने से इनकार किया है और इसे पूरी तरह से कृत्रिम आपदा करार दिया है। मरांडी ने यह भी कहा कि धनबाद जिले में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आम जनता की जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कहना अब मुश्किल हो गया है कि कोयला माफियाओं को जिम्मेदार ठहराया जाए या जिला प्रशासन को, क्योंकि दोनों ही मिलीभगत से यहां पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयले की लूट हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि स्थानीय लोगों से बातचीत में उन्हें पता चला है कि रोजाना 500 से लेकर 1000 तक ट्रक अवैध कोयला ढलने से बाहर भेजे जा रहे हैं। हाईवा ट्रकों से भी अवैध वसूली की जा रही है। मरांडी ने भी आरोप लगाया है कि कोयला माफिया अवैध खनन से होने वाली कमाई का 20 से 50 लाख रुपए तक कई स्तरों पर बांटते हैं और कोयला बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। हो चुकी है, उससे पहले भी घटनाएं हुआ है जहां पर हम पहले भी आए और कल जाकर के मैंने देखा उसको, तो देख करके ऐसा लगा और जो लोगों से भी जो मैंने बातचीत करता कि इस प्रकार की जो आपदा है वो प्राकृतिक नहीं है या नेचुरल नहीं है, बल्कि वो कृत्रिम है। कृत्रिम शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारी घटनाएं जो सरकार की देख रेख में जो लोगों के जीवन को जोखिम में डाल, जिस प्रकार से कोयला माफिया मैंने अब तो लगता है कि माफिया, कोयला माफिया किसको कहें, सरकार को कहें या पुलिस को कहें, ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया, उसमें अंतर करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। और धड़ल्ले से यहां पर कोयला की लूट हो रही है। मैं कल से आज तक अनेक लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। कोई बताता है 500 इलीगल ट्रक निकलता है, कोई बताता है 1000 ट्रक इलीगल निकलता है। यानी इस प्रकार से देखने से यानी लोग भी ये हिसाब लगाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कि भाई कहां से कितने ट्रक निकाला जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्हें रांची के सिल्ली प्रखंड के राड़ू बहुउद्देशीय जलाशय योजना, जो कि 1980 में अस्तित्व में आई थी, इसकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया।
राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ये परियोजना सालों से लंबित पड़ी है। स्वर्णरेखा नदी की सहायक राडू नदी पर आधारित ये परियोजना क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। इस परियोजना में बांध का निर्माण, पाइपलाइन, सिंचाई प्रणाली, पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की व्यवस्था किया जाना है। परियोजना का महत्वपूर्ण और सकारात्मक पक्ष ये भी है, इससे कोई विस्थापना नहीं होगा और इसके साथ ही इस योजना के संचालित होने से सिल्ली और राहे प्रखंड के सैकड़ों गांवों को दीर्घकालिक लाभ भी प्राप्त होगा। वर्तमान समय में इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत AIBP घटक के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें 60% केंद्रांश का प्रावधान है। पाटिल से आग्रह किया गया है कि राज्य स्तर पर लंबित मामलों को निष्पादित करते हुए इसे संचालित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं, ताकि लोकसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी को परियोजना का लाभ मिल सके। आदिवासी नेता सूर्या नारायण हंसदा की फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्या के संबंध में सीबीआई जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर झारखंड के राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। राज्य के मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने कहा कि झारखंड राज्य में आदिवासी समाज के जननेता, सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या नारायण हंसदा की गोड्डा जिला पुलिस प्रशासन द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस हत्या को एक मुठभेड़ के रूप में प्रस्तुत किया है। इस घटना को सरकार सीबीआई के माध्यम से जांच करवाए। साहिबगंज जिले के बोरियो विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी सह आदिवासी नेता सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। वहीं राज्य के राजनीतिक दलों के अलावा ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले को सरकार से निष्पक्ष सीबीआई जांच करने की मांग की है। पिछले महीने सूर्या हंसदा का एनकाउंटर हुआ था पुलिस के द्वारा, और हम लोग ये बहुत गंभीर विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सूर्या हंसदा महज एक एनकाउंटर नहीं है। सूर्या हंसदा एक इमोशन हो गई है झारखंड के लिए। सूर्या हंसदा एक विषय हो गया है पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। हमारा ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस पर सरकार से मांग करें कि इसकी जुडिशियल या सीबीआई इंक्वायरी हो, ताकि किसी के भी मन में जिस भी तरीके का सवाल हो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पुलिस और प्रशासन को मैं गलत नहीं बोलता हूं, साथ ही साथ मैं सूर्या हंसदा की पत्नी, उनकी मां के स्टेटमेंट को भी सुना हूं, मैं उनको भी गलत नहीं मानता। इस पर एक मानवाधिकार आयोग के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारा सरकार से सिर्फ इतना दरख्वास्त है, और जो कि अन्य नागरिकों का भी है, कि इसकी एक साफ सुथरी सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। एगारकुंड प्रखंड अंतर्गत शिबलीबाड़ी दक्षिण पंचायत में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन को लेकर उठे विवाद पर मंगलवार सुबह बीडीओ मधु कुमारी ने निरीक्षण किया है। पंचायत समिति सदस्य मधु सिंह को शिकायत पर पहुंचे बीडीओ ने निर्माण स्थल की जांच की है और ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की है। निरीक्षण के दौरान पंचायत मुखिया चंचल देवी, ग्रामीण और आंगनबाड़ी कर्मी भी मौजूद रहे। बीडीओ ने दोनों निर्माणाधीन भवनों की स्थिति देखी और कहा कि ये भवन सही स्थान पर और नियमों के अनुसार बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुराने आंगनबाड़ी भवन जर्जर स्थिति में है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। नए भवन बनने से बच्चों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। बीडीओ मधु कुमारी ने कहा, ग्रामीणों को निर्माणाधीन भवन से कोई आपत्ति नहीं है। निरीक्षण रिपोर्ट उपायुक्त को भेजी जाएगी। ग्रामीणों ने भी स्पष्ट किया है कि वे नए भवन के निर्माण के समर्थन में हैं। उन्होंने पंचायत समिति सदस्य पर सवाल उठाते हुए कहा, यदि आपत्ति थी तो निरीक्षण के समय उन्हें मौके पर आना चाहिए था। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पहले जमीन की समस्या के कारण 2 बार आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति रद्द हो चुकी है, लेकिन इस बार भवन पंचायत मुखिया के प्रयास से स्वीकृति हुई है। साथ ही ग्रामीण सदानंद सेनापति ने कहा कि भवन जर्जर है, बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। नए भवन सही जगह पर बन रहे हैं और इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। तो हमारे पास एक आवेदन आया था। हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं मधु सिंह जी,
सिल्लीवाड़ी दक्षिण की, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि जो आंगनबाड़ी अभी बन रहा है गरीब खाना में, उसका जगह जो है वो सही नहीं है, वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। तो इसी संबंध में कल बैठक थी, तो उसमें भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि नहीं, अभी तक जांच नहीं हुआ। तो समय अभाव के कारण मैं नहीं करी, लेकिन आज आई हूँ उसी के संबंध में जांच करने। हमारे पीछे आप देख रहे हैं मुखिया जी भी हैं, हमारे ग्रामीण भी हैं। तो आप देखिए कि कैसी बिल्डिंग में आंगनबाड़ी चल रहा है और भवन बनना कितना आवश्यक है। अब रही बात कि कहाँ पे बनना चाहिए, तो इसका एक पोषक क्षेत्र निर्धारित होता है और उसमें बनाया जाता है, चाहे पोषक क्षेत्र का बीच में हो या बाउंड्री लाइन पे हो। तो जहाँ अभी वो गरीब खाना का जो आंगनबाड़ी बन रहा है, ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं है, वो पोषक क्षेत्र के अंदर है और यहाँ पे ज्यादा मुझे लग रहा है कि हाँ सघन आबादी है और छोटे छोटे बच्चे वहाँ जा सकेंगे। हाल ही में झारखंड सरकार ने रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हजारीबाग की बेटी शिखा जैन को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। शिखा जैन दिव्यांग हैं, जो मात्र 7 साल की उम्र में बम विस्फोट की घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनकी हिम्मत और संघर्ष की कहानी पूरे झारखंड के लिए प्रेरणा बन चुकी है, जिनसे हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने खास बातचीत की। पूछा कि वो क्षण कैसा था जब मुझे ये इंजरी हुई थी। तो तब मैं 7 साल की थी। उस समय मैं अपने दोस्तों के साथ में मैं हाइड एंड सीक खेल रही थी। मैं स्कूल से वापस आई थी और अपने घर के नीचे में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और कार में बॉम्ब था और वो ब्लास्ट हुआ और मेरे स्पाइनल कॉर्ड के नर्व को डैमेज करते हुए वो अंदर चला गया। तो मालूम उस समय तो अंधेरा छा गया। अब एक 7 साल की बच्ची जिसको तो अभी कुछ पता भी नहीं था कि ये सब क्या होता है, इंजरी होती है, या फिर मैंने ऐसे किसी को देखा भी नहीं था उस समय। तो मेरे लिए एक बहुत ही नया कुछ हो गया था मेरी जिंदगी में। मुझे शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बच्चे खेलते थे और मैं खेल नहीं पाती थी उनके साथ में। जैसे लोग स्कूल जाते थे और मैं उस समय में जा भी नहीं पाती थी स्टार्टिंग में। तो वो सब चीज मुझे एक अजीब सा ही लगता था मुझे। वो जो अनुभव तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी मुझे कैसा महसूस होता था। लेकिन धीरे धीरे मेरी माँ ने मुझे ये बताया कि इस तरीके से हार नहीं माननी है और हिम्मत मत खो, और जो क्षण आपको जो मुश्किल लग रहा है, जो पल आपको मुश्किल लग रहा है, एक दिन यही आपकी ताकत। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। पूर्व में प्रकाशित रिजल्ट को रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी होने से 484 सफल अभ्यर्थी कम हो गए। संशोधित रिजल्ट में कुल 4,333 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। पूर्व में जारी रिजल्ट में 4,817 अभ्यर्थी सफल हुए। इसके लिए जेएसएससी ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ली थी और इसके जरिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की कुल 11,000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी और तब 6,667 पद रिक्त रह गए थे। आदिवासी मूलवासी मंच की ओर से राज्य के मोहराबादी में 11 सितंबर को करम मिलन समारोह का आयोजन होगा। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी देते हुए मंच के महासचिव विक्की करमाली ने बताया कि विगत कई सालों से करम मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। इस मिलन समारोह का उद्देश्य लोक संस्कृति के प्रति लोगों को रुचि बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस समारोह के दौरान हम लोग कलाओं को ख्याति दिलाने की दिशा में प्रयास करने वालों को सम्मानित करते हैं। करम मिलन समारोह का होगा आयोजन और इस दौरान रुचि बढ़ाना, कलाओं को दिशा दिलाने के प्रयास वालों को सम्मानित किया गया। करम मिलन समारोह और तरुण मिलन समारोह हमारे मोरबादी मैदान में किया जा रहा है। इससे उपरांत जैसे कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि हम ही लोग का एक बैनर था जो आदिवासी सरना सदान मूलवासी मंच के नाम पे था, जिसे कमेटी ने पूरी तरह भंग करके वहां से हम लोगों ने स्थान को मोरबादी शिफ्ट किया था। और निरंतर हम लोग 5 साल से यहाँ पे अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारी करम मिलन समारोह हो या हमारे तरुण मिलन समारोह, इस बैनर के तले हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे तमाम कमेटी के पदाधिकारीगणों का शुरू से सहयोग रहा है, हमारे संरक्षकों का बहुत ही बड़ा इसमें सहयोग रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि
आने वाले 11 तारीख को जो कार्यक्रम हमारे होना है हमारे आदिवासी मंच की ओर से, आपको यहाँ सारी सांस्कृतिक चीजें आपको देखने को मिलेगी जो हमारे आदिवासी कल्चर और सभ्यता में होती है। ये करम मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। हर साल हम लोग करम के बाद इसी स्थान में करम मिलन समारोह रखते हैं। पहले हम लोग मेन रोड में करते थे, उस समय हमारा बैनर का नाम हुआ करता था सरना सदान मूलवासी मंच, जिसको हम लोग उस समय किसी कारणवश उस टीम को हटाकर हम लोग आदिवासी मूलवासी मंच गठन कर लगातार मोरबादी मैदान में 6 सालों से कर रहे हैं और फ्यायलाल में भी कम से कम 6-7 साल हम किए हैं। तो हमारा करम मिलन समारोह का उद्देश्य है कि तमाम अखाड़ा में अपने अपने स्तर से हमारे माँ बहन अखाड़ा के लोग करम पूजा को करते हैं। करम बीतने के बाद अवसर नहीं मिलता एक दूसरे से मिलने को, इसीलिए हम लोग करम मिलन समारोह का आयोजन करते हैं कि सभी अखाड़ा के लोग हम लोग एकजुट हो जाएं। जो आदिवासी मूलवासी मंच के द्वारा ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आप सभी को पता है कि हर साल आदिवासी मूलवासी मंच के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है करमा महोत्सव का इस मोरबादी प्रांगण में। इस बार भी झारखंडी पारंपरिक तरीके से इस कार्यक्रम को किया जाएगा, पहले से वृहद रूप से, जिसमें कि झारखंड के स्थानीय कलाकार, स्थानीय जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का अलग अलग कलाकारों के द्वारा यहाँ कार्यक्रम किया जाएगा। हजारीबाग जिले के बड़कागांव में प्रस्तावित अदानी गोंदलपुरा कोयला खनन परियोजनाओं ने 9 सितंबर को शिक्षित और तकनीकी शिक्षा से सुसज्जित युवाओं को देश और झारखंड प्रदेश में रोजगार मुहैया कराने को लेकर रोजगार शिविर का आयोजन किया है और साथ ही अडानी फाउंडेशन के कई परियोजनाओं में रोजगार का अवसर भी दिया जा रहा है। इस अवसर पर जो है वो कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे बड़कागांव थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि अडानी फाउंडेशन की यह सार्थक पहल है। तकनीकी शिक्षा, बेसिक शिक्षा योग्यताधारी युवाओं के रोजगार के लिए सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है, जिससे क्षेत्र में बेरोजगारी समाप्त होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे समाज, क्षेत्र, राज्य और देश का विकास होगा। वहीं कार्यक्रम में अडानी गोंदलपुरा कोयला खनन परियोजना प्रमुख पुलकित मिश्रा ने कहा कि अडानी फाउंडेशन महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही। साथ ही इस परियोजना के तहत जॉब मेला का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित गांव गोंदलपुरा, गाली, बलोदर के कौशलधारी और तकनीक शिक्षा से सुसज्जित युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा। अडानी फाउंडेशन ने बड़कागांव में 3 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया है। आज हमने एक जॉब मेला, रोजगार मेला आयोजित किया था। अडानी ग्रुप के गोंदलपुरा परियोजना के तहत हमने एक जॉब मेला यहाँ पे लगाया था, जिसमें संबंधित गांव गोंदलपुरा, गाली, बलोदर एवं आसपास के प्रभावित विलेज से गांवों से लोगों को आमंत्रित किया गया था। ऐसे बच्चों को, ऐसे युवा बेरोजगारों को जिनके पास कुछ कौशल है, जिनके पास क्षमता है, जिनके पास योग्यता है, उनको एक उचित और रोजगार का अवसर मुहैया कराने का एक अडानी ग्रुप का प्रयास, छोटा प्रयास था। तो बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे? ये बड़े पैमाने पे किया गया है, क्योंकि अडानी ग्रुप भारत के विभिन्न राज्यों में अपने विभिन्न योजनाओं को चला रही है। इन योजनाओं के तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। उन्हीं अवसरों में अडानी ग्रुप ने एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है कि हम युवाओं को जो बड़कागांव और हमारे गोंदलपुरा प्रोजेक्ट क्षेत्र के हैं, उनको हम एक रोजगार मुहैया करा सकें। जमशेदपुर स्थित चकोलिया पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाने जा रहा। अमलागोड़ा रोड स्थित 78 हेक्टेयर भूभाग में फैला इकोलॉजिकल पार्क उद्घाटन के लिए तैयार है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पार्क का उद्घाटन करेंगे। ये पार्क न सिर्फ झारखंड बल्कि ओडिशा, बंगाल, बिहार के लिए अनोखा होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर विविधताओं से भरा पार्क इन राज्यों में कहीं नहीं है। वन विभाग के रेंजर दिग्विजय सिंह ने कहा कि चकुलिया इकोलॉजिकल पार्क में आने वाले पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रकृति के करीब रहने का अनुभव मिलेगा। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि जमशेदपुर के पार्क की हैं, जहां पर
मानचित्र पर नई पहचान बनाने जा रहा है। चकुलिया दरअसल 78 हेक्टेयर भूभाग में इकोलॉजिकल पार्क बना हुआ है। इकोलॉजिकल पार्क उद्घाटन के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हो गया है। आपको यह भी बताते चले कि इसका उद्घाटन खुद पहले सप्ताह में यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं। ये पार्क न सिर्फ झारखंड का है बल्कि ओडिशा, बंगाल, बिहार के लिए भी अनोखा होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ये पार्क इन राज्यों में कहीं पर भी नहीं है। वन विभाग के रेंजर दिग्विजय सिंह ने कहा कि चकुलिया इकोलॉजी पार्क में आने वाले पर्यटकों को कई सुविधाओं के साथ प्रकृति के करीब रहने का अनुभव मिलेगा। तो वहीं रामगढ़ टायर मोड़ सैनी होटल के पास में रांची पटना मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है। दरअसल रांची से आ रहे ट्रक रामगढ़ चूटूपालू घाटी स्थित अनियंत्रित हो गया और टायर मोड़ में एक बार जो है कार को टक्कर मारकर ट्रक पलट गया है। दुर्घटना में ट्रक चालक पूरी तरीके से दब गया, उसकी मौत हो गई, जबकि कार सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, विधि व्यवस्था बनाने में जुटी है। घटना के सैकड़ों की भीड़ जुट गई है। कहा कि चूटूपालू घाटी में आए दिन प्रतिदिन लगातार सड़क दुर्घटनाएं घट रही हैं। एनएचआई और जिला प्रशासन इस पर रोकथाम लगाने में पूरी तरीके से विफल दिख रहा है। तो वहीं बिहार के गयाजी में चल रहे पितरपक्ष मेले के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और बहू राजश्री विष्णुपद मंदिर पहुंचे हैं। लालू यादव ने विष्णुपद मंदिर के 16 वेदी के समीप पिंडदान किया है। इस कर्मकांड का उद्देश्य उनके पितरों के मोक्ष की कामना करना था। पितरपक्ष के दौरान ये धार्मिक अनुष्ठान विशेष महत्व रखता है, जिससे श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री विष्णुपद भी इस अनुष्ठान में शामिल होकर अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो खबर पटना से है, जहां पर पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान फुलवारी शरीफ निवासी असलम अहमद के रूप में हुई है। दरअसल गुप्त सूचना पर रविवार को छापेमारी की गई, उसे गिरफ्तार किया गया जब वह आईपीएस की वर्दी पहने हुए था। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी आईपीएस पहचान पत्र, ईमेल आईडी के प्रिंट आउट, मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि असलम अहमद सोशल मीडिया पर खुद को सीनियर आईपीएस अधिकारी बताता था। वह अपने वर्दी में खिंचवाई गई तस्वीरें शेयर करता था, लोगों को भ्रमित कर उनसे पैसे भी ऐंठता था। इस तरह उसने कई लोगों का विश्वास जीतकर ठगी का नेटवर्क तैयार किया था। तो पटना पुलिस ने अवैध बालू खनन और रंगदारी वसूली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद सोन नदी इलाके में छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान एक 315 बोर की सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल, 49 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि अमनाबाद सोन नदी क्षेत्र में अनीश कुमार और उसके साथी अवैध बालू खनन और रंगदारी वसूली में शामिल हैं। गिरोह का सरगना अनीस फरार है और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कि जो सोन नदी का क्षेत्र है वहां पे अवैध बालू उत्खनन को लेकर काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं और पूर्व के कई सालों में देखा गया है कि वहां अक्सर गोलीबारी होती है, वर्चस्व की लड़ाई को लेकर और बालू के कारोबार पे कब्जा को लेकर कई हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी में इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको समाप्त करने के लिए पटना पुलिस के द्वारा काफी कारगर प्लान बनाया गया था। 24 अगस्त को AK-47 भी बरामद हुआ था और इसी क्रम में लगातार वहां पर रेड छापेमारी चल रही थी। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए वहां पे कार्रवाई की गई और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है
उनके पास से एक 3.315 बोर का एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कटिहार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 30 अर्धनिर्मित पिस्टल और बैरल के साथ 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पोठिया थाना क्षेत्र से जुड़े इस उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए कटिहार एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि पोठिया थाने को गुप्त सूचना मिली थी और फलका से कुर्सेला हथियार का एक बड़ा खेप जाने वाला था, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए लगातार जो है चेकिंग लगाई जा रही है, खासकर के जो बॉर्डरिंग थाने। उसी क्रम में पोठिया थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि भारी मात्रा में जो है हथियार की तस्करी की जा रही है और कि फलका कुर्सेला होते हुए अन्य जिलों में ले जाया जाएगा। इसी क्रम में SH-77 पे फलका कुर्सेला वाला रोड है, वहां पे चेकिंग लगाई गई और चेकिंग के क्रम में 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों व्यक्ति का नाम है मोहम्मद मुन्ना और मोहम्मद हुमायूं। मोहम्मद मुन्ना आपके मुंगेर के रहने वाले हैं, जो कि बीते दिन ही यहाँ पे पोठिया थाना अंतर्गत आए थे, और मोहम्मद हुमायूं आपके पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं, भवानीपुर थाना अंतर्गत। इन दोनों के पास से 30 अर्धनिर्मित पिस्टल जो है बरामद किया गया है और 30 बैरल जो है वो बरामद किया गया। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल इनके पास से मिला। इस मामले में कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं, जो कि बाकी जिलों के हैं। मुंगेर जिला का नाम सामने आ रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोग जो है अपने फलका थाना अंतर्गत उनका नाम सामने आ रहा है, जिनके विरुद्ध हम लोग लगातार आगे भी रेड छापेमारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि और भी इसमें गिरफ्तारी होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।